हाँ जी, 10th क्लास। नमस्कार आप सभी को। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन और आभार। हमने अपनी पूर्व की कक्षा में पदबंध नामक शीर्षक से अपने कार्य की शुरुआत की थी और आज इसका समापन करते हैं इसके अभ्यास कार्य के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हुए चलते हैं पदबंध क्या है, इसकी रचना कैसे होती है, इसके प्रकारों का निर्धारण कैसे किया जाता है और ये पदबंध जो है शीर्ष पद और आश्रित पद में किस तरह से विभक्त किया होता है। इस सारी बातों की जानकारी अपनी इसी कक्षा में हम दोहरान कार्य के रूप में करते चलेंगे। तो बात आती है पदबंध। पदबंध को समझने के लिए हमें सबसे पहले किसके विषय में जानकारी होनी जरूरी है? शब्द एवं पद के विषय में। शब्द क्या होते हैं? वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। शब्द अपने आप में स्वतंत्र इकाई होते हैं, जैसे सुनीता, जल, गुलाब, भारत इत्यादि। लेकिन इसी शब्द को, इसी स्वतंत्र शब्द को जब किसी वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है, अर्थात वाक्य का अंश हो जाने पर वह शब्द नहीं रहता बल्कि पद की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त होने पर पदों की स्वतंत्रता यानी शब्दों की जो स्वतंत्रता थी वो समाप्त हो जाती है और वो व्याकरणिक नियमों में बंध जाते हैं। जैसे हमने शब्द दिया सुनीता, तो यहाँ पे सुनीता ने सुंदर कार्य किया। गुलाब, गुलाब का फूल सुंदर होता है, तो सुनीता ने सुंदर कार्य किया। ने की विभक्ति लग गई, व्याकरणिक नियमों में बंद हो गया, इस वजह से इसे शब्द नहीं कहा गया, इसे हम पद की संज्ञा से सूचित करेंगे। मान लीजिए आपको प्रश्न दिया गया कि प्रस्तुत वाक्य में इस शब्द के नीचे अंडरलाइन है, बताइए इसका प्रकार क्या है। तो आप इसे शब्द नहीं कहेंगे बल्कि इसको किस संज्ञा से अभिहित करेंगे? ये क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा पद। क्यों? कारण दे दीजिएगा। सबसे पहला और मुख्य कारण है कि वाक्य में प्रयुक्त हो गया। वाक्य में प्रयुक्त होने की वजह से ये जो है शब्द नहीं रहा बल्कि पद की संज्ञा से अभिहित किया गया। क्यों? क्योंकि व्याकरण के नियमों में बद्ध हो गया, कारक की विभक्तियों से युक्त हो गया और इसका विशिष्ट अर्थ नहीं निकलेगा बल्कि इसका अर्थ जो है वो वाक्य के संदर्भ में परिवर्तित होता चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ आगे देखिए पदबंध क्या है। शब्द एवं पद को समझने के बाद हम पदबंध को आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? शब्द है यहाँ पे भारत, तो यहाँ पे इसको पद में कैसे बदला कि मेरा देश भारत है। अब इसको पदबंध में कैसे बदलेंगे? सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत मेरा देश है, मुझे मेरे देश पे गर्व है। तो यानी शब्द तो था भारत, इसको जब वाक्य में प्रयुक्त कर दिया तो ये क्या कहलाया? पद कहलाया। ठीक है, लेकिन अब इस पद में पदबंध का प्रयोग कैसे किया गया? इसी शीर्ष पद भारत को सूचित करने के लिए हमने एक आश्रित पद और बनाया। कौन सा? सोने की चिड़िया कहा जाने वाला। ध्यान से समझिएगा बेटा, ये मैंने आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे भी अच्छे से समझाया था कि यहाँ पर ये जो है ये है शब्द, इसको जब हमने वाक्य में प्रयुक्त कर दिया तो ये कहलाया पद। लेकिन इसी शीर्ष पद को सूचित करने के लिए हमने इस आश्रित पद को काम में लिया और ये शीर्ष पद और आश्रित पद दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पदबंध बनाते हैं। समझ गए? तो इसमें क्या क्या है? एक तो ये यहाँ पे शीर्ष पद शामिल होता है और शीर्ष पद के अलावा ये पूरा यहाँ पे आश्रित पद शामिल होता है। शीर्ष और आश्रित दोनों पदों के मिलने से ही यहाँ पे पदबंध की रचना, इस पदबंध की रचना होती है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पदबंध की रचना कैसे होती है। यानी अब हम क्या करेंगे? पदबंध की अच्छे से परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो पदबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है? पद जमा बंध। ठीक है, यानी पदों में बंधा हुआ। जब एक से अधिक पद जो है वो मिल करके एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तो उस बंधी हुई पूरी इकाई को हम पदबंध कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? रचना की दृष्टि से पदबंध में तीन बातें जरूरी है। एक तो पहली बात तो है इसमें एक से अधिक वाक्य होते हैं। बिल्कुल सही है कि इसमें जो वाक्य दिए गए हैं वो एक से अधिक होते हैं, वाक्यांश होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे एक दूसरे से इस तरह से संबंध होते हैं कि वो एक इकाई बन जाते हैं। हमने अभी परिभाषा दी थी, एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं। ठीक है, और पदबंध खुद वाक्य नहीं होता बल्कि किसी वाक्य का अंश होता है। या जैसे सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत, तो यहाँ पर ये अपना अर्थ नहीं दे रहा है, इसको अर्थ देने के लिए सेंटेंस को हमें पूरा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तक ये जो पदबंध है ये क्या है? वाक्य का अंश है। समझ गए? इंग्लिश में इसे फ्रेज कहते हैं और इसका प्रमुख कार्य होता है वाक्य को स्पष्ट सार्थक बनाना और प्रभावशाली बनाना। ठीक है, ताकि पदबंध पूरे वाक्य ना होकर के वाक्य के टुकड़े कहे जाते हैं, वाक्य के अंश कहे जाते हैं और इसी क्रम में ये वाक्य के अंदर प्रयुक्त भी किए जाते हैं।
हमने पदबंध का वर्गीकरण किया, मैंने आपको समझाया था कि शब्द का वर्गीकरण व्याकरणिक प्रकार के आधार पर किया, अविकारी और विकारी शब्द, है ना। तो अविकारी शब्दों और अविकारी शब्द जो है उसी के आधार पर पदबंध के का भेदों का भी निर्धारण किया गया है। सबसे पहला आता है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध के विषय में जानकारी देखिए, क्या कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? जब पूरा का पूरा पदबंध किसी संज्ञा पद का कार्य करता है तो वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। संज्ञा भाई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, जहां आप समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं भी देखते हैं वो भी इसमें शामिल कही जाएगी। लेकिन आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा, मान लीजिए आपसे प्रश्न किया गया, क्या प्रश्न था कि यहाँ पे दिया गया, देखो विशेषता भी दी जा रही है, क्या कहते हैं, देखो घायल हुआ व्यक्ति ठीक हो गया, अपने को इससे मतलब नहीं है भाई, वो गाड़ी से गिरा ठीक है, लेकिन घायल हुआ व्यक्ति, पहली तो विशेषता ये है कि वो घायल हो गया, और दूसरा यहाँ जो शीर्ष पद है वो पता चल रहा है ये व्यक्ति जो है शीर्ष पद है और बाकी आश्रित पद है। ये आश्रित पद जिस शीर्ष पद को सूचित कर रहा है वो शीर्ष पद क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगर जातिवाचक संज्ञा यानी संज्ञा पता चल रहा है, यानी पूरा का पूरा पद किसको सूचित कर रहा है? संज्ञा को सूचित कर रहा है, तो ये कौन सा पदबंध कहा जाएगा? संज्ञा पदबंध कहा जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया कि लड़ाई से तंग आकर राधा ने न्यायालय की शरण ली। राधा यहाँ पर किसी स्त्री का नाम है और जहां पर पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है वो कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से इंगित नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ राधा तक की इस वाक्यांश को रेखांकित किया गया है। शीर्ष पद राधा है तो पूरा का पूरा पदबंध किसमें गिना जाएगा? वो गिना जाएगा संज्ञा पदबंध में। किसमें गिना जाएगा? संज्ञा पदबंध में। देखिए यहाँ पे अगला देखिए भाई, सबसे अधिक बुद्धिमान ज्ञानी शिव भक्त रावण लंका का राजा था। ध्यान दीजिए, सबसे अधिक बुद्धिमान शिव भक्त ज्ञानी रावण लंका का राजा था। यहाँ शिव भक्त भी था, वो ज्ञानी भी था और सबसे बड़ा बुद्धिमान भी था। तो यहाँ ये तीनों के तीनों आश्रित पद किसको सूचित कर रहे हैं? रावण को सूचित कर रहे हैं। तो रावण यहाँ पे क्या है? संज्ञा है, वो भी व्यक्तिवाचक। अगर शीर्ष पद संज्ञा है तो पूरा का पूरा पदबंध किसमें गिना जाएगा? संज्ञा पदबंध में गिना जाएगा। बिल्कुल इसी की तरह दूसरा इसका भेद है सर्वनाम पदबंध, यानी जब पूरा का पूरा पद का समूह सर्वनाम का कार्य करता है तो वो सर्वनाम पदबंध कहलाता है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ जो सर्वनाम के पद हैं, सर्वनाम के पदों में जिस तरह से उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों को हम अच्छे से समझेंगे। क्या दिए गए हैं देखिए, सर्वनाम सभी को पता है, यह, वह, मैं, तुम, वो, है ना, वे, ये सभी। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, अब ध्यान देना बेटा 10th क्लास, आपने तक यहाँ रेखांकन है, जब तक तो ये सर्वनाम है, लेकिन आपने बालक तक रेखांकन हो जाता ना तो मुख्य पद हो जाता बालक। तो ये बालक अगर संज्ञा में गिना जाता तो ये संज्ञा पदबंध कहलाता। ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का क्या अर्थ है, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि रेखांकन अगर सर्वनाम तक है तो ये सर्वनाम पदबंध है, लेकिन अगर इसका रेखांकन आगे संज्ञा को भी शामिल कर लेता तो ये संज्ञा पदबंध बन जाता, सर्वनाम नहीं रहता। तो ये रेखांकन पर निर्भर करता है कि अगर रेखांकन में शीर्ष पद कौन सा दिया गया है उसी के आधार पर आप पदबंध के भेद का निर्धारण कर पाएंगे। जैसे गंभीर होने वाले आप आज इतना क्यों चहक रहे हैं, तो गंभीर होने वाले तो उसकी विशेषता है और ये आप क्या हो गया? सर्वनाम है। यानी गंभीर होने वाला कौन है? आप है, और आप कौन है? सर्वनाम है। तो पूरा पूरा पदबंध क्या बन जाएगा? सर्वनाम पदबंध बन जाएगा। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पे है आपके परिवार में कोई समय पर नहीं पहुंचा। अब यहाँ पर कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन है तो सर्वनाम, तो पूरा का पूरा किस में गिना जाएगा? वो पूरा का पूरा सर्वनाम पदबंध में गिना जाएगा। ठीक है, ये देखिए, शाम को घूमते समय अचानक उसके सामने एक बैलगाड़ी आ गई। तो यहाँ पर ये उसके शब्द तक यहाँ रेखांकन दिया गया है और उसके शब्द जो है वो अन्य पुरुष में गिना जाता है, इसीलिए इसको पूरे को हम कहेंगे कौन सा? सर्वनाम पदबंध। ठीक है, ये देखिए, बाहर से आए हुए उन युवकों तक रहता, तो युवक तो जातिवाचक संज्ञा में आता है तो ये संज्ञा पदबंध होता, लेकिन यहाँ इसको आगे बढ़ा दिया, युवकों में से
कुछ यानी अनिश्चयवाचक है, तो ये भी किसमें गिना गया, सर्वनाम पदबंध में गिना गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। सर्वनाम के बाद आता है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध देखिए, जब पूरा का पूरा पदों का समूह जो है विशेषण का कार्य करता है तो वो विशेषण पदबंध कहलाता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, संज्ञा पदबंध में भी आगे विशेषण पदबंध का प्रयोग होता है, सर्वनाम पदबंध में भी आगे विशेषण पदबंध का। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि अचानक एक घायल कबूतर मेरे सामने आकर रुका, तो अचानक एक घायल, ये उसकी विशेषता है कि वो घायल हुआ है, कौन, कबूतर। कबूतर यहाँ पर संज्ञा का भेद है, तो यहाँ पर अगर संज्ञा का प्रकार है तो पूरा का पूरा कबूतर तक की पंक्ति को रेखांकन दिया गया, तो ये किसमें कहा जाता है, ये कहा जाता है हमारे संज्ञा पदबंध में। अगर यहां तक ही रह जाता कि घायल हुआ, गंभीर रूप से घायल हुआ कबूतर, तो यहां तक ही रह जाता ना, तो ये किसमें गिना जाता, तो ये हमारा गिना जाता किसमें, विशेषण पदबंध में, क्योंकि यहाँ पे उस कबूतर की विशेषता बता दी गई कि वो क्या है, गंभीर रूप से घायल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो विशेषण के कुछ उदाहरण पढ़ते हैं कि ख्याति प्राप्त, परिश्रमी और होशियार, लड़की कक्षा 10 की छात्रा है। ठीक है, ख्याति प्राप्त है यानी बहुत ज्यादा उसने प्रसिद्धि प्राप्त कर रखी है, परिश्रमी यानी मेहनती है, और होशियार यानी बहुत बुद्धिमान है। यह लड़की जो है वो कौन है, कक्षा 10 की छात्रा है। मान लीजिए 10th क्लास, यहाँ पर आप लोगों को रेखांकन दिया गया है आगे तक का, कैसे रेखांकन है यहाँ तक का, कौन आंसर देगा, ख्याति, परिश्रमी, होशियार लड़की, कक्षा 10 की छात्रा है। अगर यहां तक का रेखांकन होता तो आप इसको किसमें शामिल करते, हाँ जी देवेन, संज्ञा। शाबाश बेटा, मैं यही आपको समझाना चाह रही हूं। अर्जुन बहुत सुंदर चित्र बनाता है, तो यहाँ बहुत सुंदर चित्र तक का रेखांकन होता तो ये किसमें गिना जाता, चित्र भी किसमें आएगा बेटे, संज्ञा माध्यम। बिल्कुल सही है ना, यहाँ पे भी संज्ञा में ही गिना जाता। ध्यान देना कि मैंने यहाँ पे लिखा परिश्रम करने वाला छात्र नहीं, मैं यहाँ पे लिख रही हूं वह, परिश्रम करने वाला वह कभी भी असफल नहीं रहता। वह तक का रेखांकन होता तो क्या यहाँ कौन सा पदबंध होता, कौशिक, सर्वनाम। शाबाश, क्यों, क्योंकि वह सर्वनाम है और वो शीर्ष पद है। शाबाश बेटा, यानी अब मेरी कही हुई बात आप लोगों को समझ आ गई है कि अगर विशेषण तक की यानी विशेषताओं तक की इस वाक्यांश को रेखांकित किया गया है तो वो विशेषण पद में शामिल है, लेकिन उसके आगे वाले पद को शामिल करते हुए, चाहे वो पद सर्वनाम हो चाहे वो पद संज्ञा हो, अगर उसको शामिल किया गया है तो उसके सम्मिलित होने पर ही उस पदबंध का निर्धारण होगा कि अगर वो सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध कहा जाएगा, और अगर वो संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध कहा जाएगा। शाबाश बेटा, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्रिया पदबंध की ओर। ठीक है, क्रिया पदबंध को एक बार समझ लेना, क्योंकि क्रिया पदबंध को समझते समय या करते समय एक बार हम थोड़े से घबरा जाते हैं। देखो यहाँ थोड़े से एग्जाम्पल है, थोड़ा यहाँ धुंधला सा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है नंबर 20 पे, गरम गरम कड़क चाय तक का रेखांकन होता तो किसमें गिना जाता, माहिका, गरम गरम कड़क चाय, माहिका, यस मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटे। मॉर्निंग मैम। हाँ, यहाँ सेंटेंस के अंदर गरम गरम कड़क चाय तक का रेखांकन होता तो ये किस पदबंध में गिना जाता, चाय तक, हाँ मैम संज्ञा होता। हाँ, और पूरा पदबंध भी क्या कहलाता, संज्ञा पदबंध। लेकिन इसी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ, देखो गरम गरम कड़क चाय मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे तक का रेखांकन होता तो किसमें गिना जाता, मैम सर्वनाम में, क्योंकि यहाँ पे शेष पद किसको सूचित कर रहा है, सर्वनाम को, ये पूरा का पूरा किसमें आ जाता है, सर्वनाम पदबंध में गिना जाता। शाबाश माइका। चलिए बढ़ते हैं और यहाँ क्रिया पदबंध के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि जब किसी पद समूह, जब किसी पदों का जो समूह है वो क्रिया पद का कार्य करता है तो वो क्रिया पदबंध कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, सारी की सारी संयुक्त क्रियाएं हैं, जैसी मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाई थी, है ना। संयुक्त क्रिया यानी दो या दो से अधिक क्रियाएं मिल करके जब एक पूर्ण क्रिया बनाती है, दो या दो से अधिक अलग अलग क्रियाएं मिल करके जब एक पूर्ण क्रिया बनाती है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे वह
पढ़कर सो गया। तो पहला कार्य क्या किया, पढ़ने का, और उसके बाद सो गया है। तो पढ़ना, सोना, गया, ये सारी क्या है, अलग अलग क्रियाएं हैं, और ये अलग अलग क्रियाएं मिला करके एक मूल क्रिया का कार्य करती है। जब क्रिया के पदों का अलग अलग समूह एक पदबंध का कार्य करेगा तो वो क्या कहलाएगा, क्रिया पदबंध कहलाएगा। देखिए इसमें उदाहरण देखिए कि गिल्लू खिड़की के बाहर न जाने, खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। देखना भी क्रिया, समझना भी क्रिया, रहना भी क्रिया, और था जो है वो कालवाचक, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी अगर रेखांकित की गई है तो ये किसमें शामिल की गई, क्रिया पदबंध में शामिल की गई। देखिए उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना आरंभ किया था, उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना आरंभ किया था। पढ़ना भी क्रिया है, रीडिंग जिसे कहते हैं, आरंभ यानी शुरुआत करना भी क्रिया है, किया था यानी करना भी क्रिया है। तो ये पूरा का पूरा समूह जो है वो क्रिया को सूचित करता है, इसलिए क्रिया पदबंध में गिना जाएगा। देखिए यहाँ अगला दिया गया है कि छोटे बच्चे कुछ ना कुछ शरारत करते रहते हैं। मुख्य क्रिया तो है शरारत, इस शरारत को मूल क्रिया होने के साथ साथ सम्मिलित क्रिया कौन सी शामिल हुई, करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी क्या बन गई, क्रिया पदबंध बन गई। अब अगला देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा अव्ययी अविकारी एक ही पद में शामिल हो जाता है। मैंने आपको ये बोला था, मैंने आपको बताया था कि जब अविकारी को आप पढ़ोगे ना तो उसकी जगह आप क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या निपात, अगर ऐसा लिख सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिख सकते तो उसको अव्यय अविकारी पदबंध भी लिख करके छोड़ सकते हो, वो भी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। देखिए यहाँ पे पांचवा सेंटेंस, जोर जोर से रोता हुआ बालक चुप हो गया। रोना क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या बताई गई कि वो कैसे रो रहा है, जोर जोर से, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण, ठीक है। तो वाक्य में जब कोई पद समूह क्रिया विशेषण का कार्य करता है यानी क्रिया की भी विशेषता बताता है तो वो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जोर से रोता हुआ तो सिंपल क्रिया विशेषण पद होता, लेकिन जोर जोर से एक से अधिक पद शामिल हो गए तो किसमें शामिल हो गया, पदबंध में शामिल हो गया। जैसे देखिए एक शब्द नहीं दिया होगा, अगर एक शब्द हुआ क्रिया विशेषण का तो वो क्रिया विशेषण पद कहलाएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। लेकिन एक से अधिक पद शामिल कर करके उस क्रिया की विशेषता बता रहे हैं तो वो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। देखो सुबह सुबह दौड़ना, दौड़ना मूल क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या बताई, समय सूचक है कि सुबह सुबह दौड़ना, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध। अगर सिंगल होता तो पद कहलाता, लेकिन एक से अधिक हो गया तो किसमें शामिल होएगा, पदबंध में शामिल होगा। अगला देखिए, रमा बहुत, यहाँ पे दिया है रमा बहुत धीमी गति से चल रही है, ठीक है, चलना उसकी क्रिया है, लेकिन चलने की क्या खासियत बताई, बहुत धीमी गति, बहुत भी यानी बहुत यानी ज्यादा, धीमी यानी बहुत स्लो, गति यानी स्पीड से, ठीक है। हर एक चीज जो है क्रिया की विशेषता, यानी क्रिया विशेषण अलग अलग पदों के समूह के रूप में कार्य करता है तो क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाएगा। देखिए ततरम अमीर वाला पाठ हमने पढ़ा है, उसी का एक एग्जांपल है कि वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते बहुत दूर तक पहुंच गया, खींचते खींचते बहुत दूर तक, ये इस तरह का सेंटेंस दिया गया है तो ये किसमें गिना जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध में। देखिए यहाँ क्या दिया है, शब्द क्या है, भाषा की स्वतंत्र इकाई, इसका अपना विशिष्ट अर्थ होता है, लेकिन पद कब बना, जब ये वाक्य में प्रयुक्त हो गया। पहला मुख्य कारण है कि वो वाक्य में प्रयुक्त हो गया, फिर दूसरे कारण है वो शामिल होंगे, व्याकरणिक नियमों में बद्ध हो गया, कारक की विभक्तियों से युक्त हो गया, विशिष्ट अर्थ को खो चुका, वाक्य के आधार पर उसका अर्थ निर्धारित हुआ। पदबंध क्या है, जब वाक्य में एक से अधिक पद मिल करके एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तो वो पदबंध कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे खिला हुआ कमल का फूल, अब यहाँ कमल का फूल सभी को आकर्षित करता है, खिलना उसकी क्रिया है, लेकिन धीरे धीरे यानी क्रिया विशेषण, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। धीरे धीरे खिलना तो ये मुख्य क्रिया है, क्रिया पदबंध है। धीरे धीरे खिला हुआ कमल तो कमल शीर्ष पद है तो ये एक संज्ञा पदबंध हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे पदबंध के आधार पर आपको मुख्य पद के आधार पर पदबंध का निर्धारण करना है। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, शब्द पद और पदबंध में अंतर बताइए,
क्रियापद और पद क्रिया विशेषण पदबंध में अंतर बताइए। संज्ञा पदबंध के 2 उदाहरण दीजिए, कोई से भी 2 उदाहरण। कार्य करता हुआ छात्र बहुत आगे निकल चुका था, और शोर करते हुए बच्चे बड़े ही आश्चर्यजनक प्रतीत हो रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन यहाँ पर जैसे जैसे आ रहा है, जहां ये रेज हैंड दिख रहे हैं, इसके अलावा जो रेज हैंड नहीं दिख रहे हैं मैं सभी से पूछूंगी, बताते चलना, ठीक है। शरारती बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करते ही रहते हैं। पहला वाक्य है करते रहते हैं। कौन बताएगा किसमें शामिल होगा? नाइस, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, करते रहते हैं किस प्रकार का है पदबंध? मैम क्रिया। क्रिया पदबंध है, शाबाश बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश जाते समय मोहन, मोहन तक की है, की नहीं है शामिल। विदेश जाते समय मोहन, मोहन तक का यहाँ पे रेखांकन किया गया है। निराली, गुड मॉर्निंग बेटा। यहाँ किस तरह का है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। मैम संज्ञा पदबंध। शाबाश, बहुत अच्छा और शानदार जवाब है बेटा, और मुझे खुशी भी हो रही है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आती जा रही है। ये बताइए, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ घर सभी चाहते हैं, लेकिन यहीं तक अंडरलाइन है, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। नितेश, गुड मॉर्निंग बेटे। नितेश, रेज हैंड दिखाई दे रहा है आपका, अनम्यूट कीजिए, आंसर दीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटे। नितेश, चलिए, नितेश की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। सुहाना, गुड मॉर्निंग बेटे। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ घर सभी चाहते हैं। हाँ मैम क्रिया पदबंध। 1 मिनट बेटा। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, सस्ता भी होना चाहिए, घर सुंदर भी होना चाहिए, और टिकाऊ यानी लंबे समय तक टिका रह सके, ऐसा घर सभी चाहते हैं। ये क्रिया तो नहीं हुई। हाँ, ये क्रिया नहीं है बेटा। सुहाना, आपको करेक्ट करते हैं बेटा, ये आपने गलत जवाब दिया है। हाँ, देवेंद्र लेगा, आंसर दीजिए। देवेंद्र, आंसर आता है बेटे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ मैम विशेषण। शाबाश सुहाना, ये आपके प्रश्न का सही जवाब है जो देवेंद्र ने दिया है। शाबाश देवेंद्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। सस्ता भी विशेषता है भाई, ठीक कीमत का मिल जाए, सुंदर यानी अच्छा मिल जाए, और टिकाऊ यानी जो लंबे समय तक रह सके। अगला देखिए, बाहर से आए हुए छात्र, अगर यहीं तक का रेखांकन है तो ये कौन सा पदबंध गिना जाएगा? ध्यान दीजिएगा बेटा, बाहर से आए हुए छात्र, यहीं तक का रेखांकन है तो कौन सा पदबंध गिना जाएगा? आंसर दीजिए वंशिका मुंडेजा, गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी मैम सर्वनाम पदबंध। 1 मिनट, मैंने यहाँ पे अभी बोला यहीं तक का अंडरलाइन है, बाहर से आए हुए छात्र, बाहर से आए संज्ञा हुए। पदबंध। हाँ अच्छा, और इतना ही रहता कि बाहर से आए हुए तो क्या होता? विशेषण, उनकी विशेषता हो गई। वो छात्र कौन से हैं? जो बाहर से आए हुए हैं, है ना, ये विशेषण रह गया। अगर यहां तक का अंडरलाइन दिया गया है, जैसा कि इसके अंदर दिख रहा है आपको, बाहर से आए हुए छात्रों में से कुछ शरारती हैं, कुछ तक का रेखांकन है, तो कौन बताएगा? भावना, गुड मॉर्निंग बेटे। हाँ जी भावना, आंसर दीजिए बेटा। चलिए विख्यात, बाहर से आए हुए छात्रों में से कुछ शरारती हैं, आंसर दीजिए बेटा। मैम इसका आंसर सर्वनाम पदबंध। हाँ, तो आप लोगों को समझ आ गया। देखो एक ही पंक्ति मुझे है। डाउट है हाँ बोलो। मैम, जैसे कल आपने एक सेंटेंस दिया था कि जोर जोर से रोता हुआ बच्चा चुप हो गया, हाँ, तो मैम इसमें अगर अंडरलाइन है जोर जोर से रोता हुआ, तो मैम ये क्या होगा इसमें? तो ये बेटा होएगा क्रिया पदबंध, क्योंकि रोता हुआ मूल क्रिया है, समझ गए? मैम पर ये विशेषण भी तो हो सकता है, क्योंकि बालक की विशेषता बता रहा है, जोर जोर से रोता हुआ। अगर बालक। वहां, हाँ, अगर वहां पे इस तरह से दिया है जोर जोर से रोता हुआ, यहां तक का है, तो रोना उसकी क्रिया है। समझ रहे हो आप बात को? रोना उसकी क्रिया है, जोर जोर से यहीं तक रहता तो वो क्रिया विशेषण है, और रोता हुआ बालक रह जाता तो वो संज्ञा में गिना जाता। ठीक है, और जैसा आप कह रहे हो कि वो इस तरह से भी हो सकता है, जोर जोर से रोता हुआ बालक, तो यहाँ अगर मुख्य क्रिया, मुख्य जो शीर्ष पद जो है क्रिया है, तो वो क्रिया पदबंध में ही गिना जाएगा बेटा। अगर शीर्ष पद यहाँ पे क्रिया दे रहा है, जैसे मैं अगर बोलती सुंदर सभ्य सुशील लड़की, लड़की को सभी पसंद करते हैं, तो सुंदर सभ्य सुशील उसकी विशेषता होगी, तो विशेषण पदबंध में गिना जा रहा है। वो बाहर से आए हुए लड़के, तो उनकी खासियत है कि वो हमारे देश के नहीं है बल्कि बाहर से आए हुए हैं, विदेशी हो गए, तो विदेशी शब्द उनकी क्या हो गई? वो विशेषता हो गई। ठीक है, ओके मैम।
ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ जी। विख्यात देखिए अगला क्वेश्चन है बीच बीच में, खाली बीच बीच यहाँ पर शब्द दिया गया है, ये किसमें गिना जाएगा? मिलिंद, हाँ जी मिलिंद, गुड मॉर्निंग बेटा। बीच बीच, मैम विशेषण पदबंध। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता था, बीच बीच में ये विशेषण है। कक्षा में कार्य करते समय बीच बीच में विद्यार्थी व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। कक्षा में कार्य करते मैम हुए, क्रिया। फिर से समझना है एक बारी मिलिंद, कक्षा में कार्य करते हुए बीच बीच में बालक जो है व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। संज्ञा। संज्ञा कैसी हुई बेटा इसमें? बीच बीच कौन सी संज्ञा होती है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था बेटा कि चाहे क्रिया विशेषण और संबंध बोधक को, समुच्चय बोधक को, विस्मयादि बोधक को, निपात हो, इन पांचों को एक में ही शामिल करेंगे, वो कहलाएगा अविकारी या क्रिया विशेषण, जिसे अव्यय शब्द भी कह सकते हो। तो ये यहाँ पे बन रहा है अव्यय पदबंध, बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई दे रहा था, इसको आप अविकारी पदबंध भी कह सकते हो, या फिर बीच बीच में यहाँ लहरें उठना उसकी क्रिया, और क्रिया की भी यहाँ विशेषता बता दी कि बीच बीच में यहाँ आपको पता है संबंध बोधक शब्द होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, ये उन्हीं का ही एक रूप है जिसको आप अविकारी के नाम से भी संबोधित कर सकते हो। ठीक है मिलियन? इसमें चलिए अगला देखिए, यहाँ पे पिताजी को सामने देखकर मैं, तो यहाँ पे ये किसमें गिना जाएगा? मैं तक का रेखांकन है लक्षित, कहाँ गया लक्षित? हाँ जी देव अग्रवाल आंसर दीजिए। पिताजी को सामने देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैम संज्ञा पदबंध। अच्छा, मैं संज्ञा है क्या? मैम सर्वनाम। मैं सर्वनाम है क्या? अच्छा, मैं यूं पूछ दूं तो आप असमंजस में आ जाओगे कि अरे यार कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। कॉन्फिडेंस से जवाब दो ना बेटा। हाँ मैडम, ये मैं शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष में आता है ना? मैं और हम उत्तम पुरुष में फर्स्ट पर्सन आते हैं ना? यस मैम। सेकंड पर्सन में यू योर्स आ जाता है, और थर्ड पर्सन में ही शी इट दे और वे सारे इसमें शामिल हो जाते हैं, है ना? तो फिर कॉन्फिडेंस से जवाब दीजिए बेटा। मैंने कह दिया ये सर्वनाम है क्या, तो फिर हम चुप हो गए। चलिए अगला है लाल साड़ी वाली। आहा, एक महिला अचानक कार्यक्रम से गायब हो गई। अल्लाह। हाँ अतुल, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम ये होगा विशेषण पदबंध। हाँ जी, लाल साड़ी वाली, विशेषण पदों का, एक से अधिक पदों का समूह है तो ये विशेषण पदबंध में गिना जाएगा। शाबाश बेटा। अगला देखिए, बालक रोता रोता सो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बालक रोता रोता सो गया, सोना उसकी मूल क्रिया है और रोते रोते उस क्रिया की भी विशेषता बताई गई है। ठीक है, तो ये क्या गिना जाएगा? यहाँ मुख्य पद जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये किसमें काउंट होगा विख्यात? हेलो हाँ जी मैम, क्रिया विशेषण पदबंध। शाबाश बेटा। तो अब समझ आया विख्यात? थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर वाक्य में कुछ संज्ञाओं को पीछे छोड़ दिया जाता है और कुछ में जो क्रिया विशेषण को पीछे छोड़ दिया जाता है। तो मुख्य जो शीर्ष पद है वो अगर जिसको सूचित करता है तो पदबंध का निर्धारण उस आधार पर होगा। ठीक है विख्यात? इसमें बच्चा जो है मूल या शीर्ष पद नहीं है। रोते रोते उस सोना क्रिया की भी विशेषता बताई गई है, तो यहाँ क्रिया विशेषण को इंगित करेगा। शाबाश बेटा। अगला देखिए, महात्मा गांधी नेक और देशभक्त थे। यश, गुड मॉर्निंग बेटे। कौन सा होगा ये पदबंध? गुड मॉर्निंग मैम। मैम ये विशेषण पदबंध। विशेषण, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ कह देती कि नेक और देशभक्त व्यक्ति थे, व्यक्ति तक का रेखांकन होता है, तो यश कौन सा बन जाता है ये? मैम ये सर्वनाम। व्यक्ति सर्वनाम में आते हैं बेटे। मैम संज्ञा। शाबाश, संज्ञा पदबंध में काउंट हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, लॉकडाउन में हम सभी, यहाँ पे दिया गया है लॉकडाउन में हम सभी अपने घरों में कैद हो गए। तो यहाँ पे पवित्र, आपसे मेरा प्रश्न है, लॉकडाउन में हम सभी अपने घरों में कैद हो गए, तो यहाँ पे दिया है हम सभी तक का रेखांकन। मैम संज्ञा पदबंध। शाबाश, संज्ञा है क्या बेटा? हम सभी, हम, आई और वी,
नो मैम, सर्वनाम पदबंध। हाँ, तो कंफ्यूजन में मत रहो बेटा, पहले देखो कि ये किसमें काउंट होता है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। शाबाश पवित्र, बाद में आपका आंसर जो दिया आपने बिल्कुल सही था। अगला देखो, विकल्प दिए गए हैं, ध्यान देना। फूलों पर भंवरे मंडरा रही हैं, पदबंध का निर्धारण करो भाई, कौन सा पदबंध होएगा? क्रिया विशेषण है, क्रिया है, विशेषण है या अन्य कोई? मंडरा रही हैं। निकिता, गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, क्रिया पदबंध। शाबाश, मंडराना भी क्रिया, रहे हैं भी क्रिया, अलग अलग क्रियाओं के पदों का समूह मिलकर के क्रिया पदबंध का कार्य करता है। सेकंड वाले में भी यही है, लता झूठ बोल रही है, ठीक है। हाँ, अब इस तरफ ध्यान दीजिएगा, शोर करने वाला, अगर यहाँ पर इतना ही अंडरलाइन दिया गया है तो इस पदबंध की पहचान कीजिए, क्या आएगा? शौर्य माहेश्वरी, गुड मॉर्निंग बेटे। शोर करने वाला, हाँ जी, विशेषण आएगा, संज्ञा आएगा या सर्वनाम आएगा? मैम विशेषण आएगा। ठीक है, अगर इसको छात्र तक रेखांकित किया जाता तो क्या होता? शोर करने वाला संज्ञा। शाबाश बेटा, तो इसका मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई है। अब देखिए, धीमी आवाज में कहानी सुनाते सुनाते, ये किस में आएगा? धीमी आवाज में कहानी सुनाते सुनाते, क्रिया की कहानी सुनाना एक क्रिया है, और लेकिन वो भी कैसी आवाज में? बहुत धीमी आवाज में, तो किस में काउंट होएगा? अंजलि, गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ मैम, ये क्रिया विशेषण पदबंध है। शाबाश बेटा, क्रिया विशेषण पदबंध है। तो आपकी इसकी एक एक्सरसाइज आप लोगों को साथ में इसके पीडीएफ के पीछे दी जाएगी, आप बैठ करके उस पूरे पीडीएफ के पीछे एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अब ये अच्छे से समझ आ गया है। देखिए यहाँ पे दिया है, झूठ बोलने वाले लोग बेईमान होते हैं। झूठ बोलने वाले, अगर यहाँ तक होता तो विशेषण होता, लेकिन लोगों तक का यहाँ रेखांकन किया गया है तो ये कहलाएगा संज्ञा पदबंध। समझ आया? और इस तरह से आपके जो ये पदबंध वाला टॉपिक है, ये लमसम यानी मोस्टली जो है पूरा हो चुका है। मैंने आपको बताया था, मैंने कहा जब आप इसमें आगे की क्रिया विशेषण से संबंधित तो उसको अव्यय भी लिख सकते हो, विकारी भी लिख सकते हो, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात का आपको ध्यान नहीं चले तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे अरुणा धीरे धीरे चलते हुए, ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है लेकिन चलते हुए मुख्य क्रिया है, तो किसमें गिना जाएगा? धीरे धीरे चलते हुए। मुख्य क्रिया यहाँ पे जारी है, वहां जा पहुंची, धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंची। वहां जा पहुंची क्रिया की यहाँ पर विशेषता दी गई है, धीरे धीरे चलते हुए। अर्चिता, गुड मॉर्निंग बेटे। मैम, क्रिया पदबंध। क्रिया आएगा, मैंने कहा धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंची, जा पहुंचना तो उसकी क्रिया पदबंध होता, लेकिन क्रिया की यहाँ विशेषता बता रही है, कैसे चलते हुए? धीरे धीरे चलते हुए। कौन सा? विशेषण पदबंध। नहीं, खाली विशेषण नहीं है ये। हाँ जी, पीछे मम्मा की आवाज आई है और मम्मा बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है अर्शिता, यहाँ जा पहुंची मूल क्रिया है जिसे संयुक्त क्रिया भी कहते हो, और इसी संयुक्त क्रिया की विशेषता बताई गई कि धीरे धीरे चलते हुए, तो यहाँ पर ये है क्रिया विशेषण। अर्शिता, एक क्वेश्चन आपसे और है, तरुण का भाई दीपक, तरुण का भाई दीपक, यहाँ तक। अब ये बताइए कि दीपक तक की रेखांकन की गई ये पंक्ति जो है ये किसमें काउंट होगी? देखो अर्शिता, कंफ्यूजन दूर करना, तरुण का भाई है यानी उसकी विशेषता हो गई कि वही तरुण का भाई है। कौन है? दीपक है। दीपक इसका मूल या शीर्ष पद है। शीर्ष पद दीपक जो है अपने आप में एक पर्टिकुलर नाम है, जहां पर किसी विशेष नाम को संबोधित किया जाएगा वो किसमें कहलाएगा? संज्ञा में। और पूरा का पूरा पद जो है संज्ञा को ही सूचित करता है, तो ये वो किस पदबंध में शामिल होगा? संज्ञा पदबंध। बिल्कुल सही। अगर यहीं तक रहता कि तरुण का भाई, तो ये किसमें शामिल होता? भाई ये विशेषता बता दी, भाई दीपक कौन है? जो तरुण का भाई है। मैं कह दूं मेरा छोटा भाई कक्षा 9 का छात्र है, तो यहाँ
कक्षा 9 का छात्र जो है ना वो मेरा छोटा भाई है, यहाँ उसकी विशेषता बता दी कि वो मेरा छोटा भाई है। तो यहाँ पर रह जाता कि कक्षा 9 का छात्र, तो छात्र तो हो गए यहाँ पे, और शीर्ष पद तो संज्ञा पदबंध हो जाता। लेकिन मेरा छोटा भाई, तो यहाँ पर रह जाता वो, अगर मेरा छोटा भाई दीपक कक्षा 9 का छात्र है तो यहाँ पर ये बन जाएगा दीपक तक का रेखांकन है जब तो संज्ञा पदबंध, और मेरा छोटा भाई है तब तक यहाँ पे आ जाएगा विशेषण पदबंध। ठीक है, यस मैम। चलिए आगे देखिए, इसमें काशीपुर से आए हुए लोग, अब ध्यान देना कहां से आए हुए भाई, लोग तो है जातिवाचक संज्ञा, पूरा का पूरा पदबंध कहलाता संज्ञा पदबंध। लेकिन अगर दिया जाता काशीपुर से आए हुए, बस यहीं तक का रेखांकन, तो उन लोगों की क्या विशेषता है भाई, वो उस पर्टिकुलर जगह के नहीं है, वो कहीं और से आए हुए हैं। कहां से? काशीपुर से। तो किस में गिना जाता? विशेषण में गिना जाता। गांव से आए हुए मेहमानों में से कुछ, अक्षरधाम जाना चाहते हैं, कुछ, ये किस में गिना जाएगा भाई? कौन देगा आंसर? हर्षवर्धन, गुड मॉर्निंग बेटे। हर्षवर्धन रेज हैंड दिखाई दे रहा है, आंसर दीजिए बेटा। मैम मैंने तो ऐसे इसलिए करा था मैम, आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम। आवाज क्लियर नहीं आ रही? नहीं चलिए। मैम, अटक अटक क्या आ रही है और रुक रुक के आ रही है। चलो तो अच्छा, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि गांव से आए हुए मेहमानों में से कुछ शब्द तक का रेखांकन है, तो किसमें दोगे आप आंसर? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, कौन से पदबंध में आएगा ये? चलिए हर्षवर्धन, कोई बात नहीं, हम इसके आंसर का पता लगाते हैं विधि से। विधि, गुड मॉर्निंग बेटे। विधि आंसर दे, हाँ विधि आवाज क्लियर नहीं है। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ आंसर दीजिए। गांव से आए हुए मेहमानों में कुछ, यहीं तक का रेखांकन है। संज्ञा। कुछ संज्ञा में आता है कि बेटा? तीन चीजें हैं बेटा, ध्यान से सुनना, 10th क्लास ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज कहती है, क्या कह रही है? गांव से आए हुए लोग हैं यानी ग्रामीण है, विशेषण पदबंध। गांव से आए हुए मेहमान हैं यानी मेहमान आ गई संज्ञा, संज्ञा पदबंध। लेकिन गांव से आए हुए मेहमानों में से भी कुछ हैं तो ये सर्वनाम पदबंध। ठीक है विधि, समझ आई बात? हाँ ओके मैम। ठीक है, ठीक है जी। 10th क्लास, धन्यवाद आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पदबंध वाला टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ये आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो आपको आपके रिटन वर्क के साथ मिल जाएगी। तो कुछ तो आंसर आपको सॉल्व किए मिलेंगे, लेकिन कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। तो उस अभ्यास को आप स्वयं वहां पर सुलझाएं और उसके आंसर्स लिखें। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।